कुछ दिन पहले महाराष्ट्र का जालना डिस्ट्रिक्ट काफी चर्चे में आया था, जब वहाँ पर मराठा कम्युनिटी के रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था। उस पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। प्रोटेस्टर्स ने कई सारी बसें जला दी, कई सारी बस डिपोज ने अपनी बसेस खड़ी कर दी, जिनमें आरटीसी को लगभग 13 करोड़ का नुकसान हो गया। अब ये प्रोटेस्ट जालना में ही नहीं बल्कि संभाजीनगर, पुणे, बारामती ऐसे कई सारे शहरों में फैल चुका है। प्रोटेस्टर्स ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार जी के खिलाफ उन्हीं के शहर यानी बारामती में नारे लगाए। इतना नहीं, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ भी नारे लगाए गए और महाराष्ट्र के दूसरे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी को तो इस्तीफा तक मांगा गया। इतना सब कुछ होने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बताया कि उनकी सरकार मराठा रिजर्वेशन के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। पर यह मामला ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन या फिर 1-2 घंटे में सुलझ जाए। पर क्या सच में ये मामला कभी सुलझेगा भी? क्योंकि मराठा रिजर्वेशन की मांग 1-2 दिन से नहीं बल्कि पिछले 42 सालों से होती आ रही है, पर आज तक उनके पक्ष में कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं हुआ। तो मैं वो भी और चले जानते हैं क्यों कई दशकों से मराठा रिजर्वेशन की मांग को खारिज कर दिया जा रहा है और क्या सच में मराठा रिजर्वेशन पॉसिबल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। मराठा रिजर्वेशन के लिए सबसे पहला प्रोटेस्ट 42 ईयर्स पहले यानी 1981 में मुंबई में किया गया था, जिसको माथाडी लेबर यूनियन के लीडर से अन्ना साहेब पाटिल जी ने लीड किया था। अन्ना साहेब जी ने पहले भी माथाडी वर्कर्स को घर और हॉस्पिटलिटी के फैसिलिटीज मिलने के लिए प्रोटेस्ट किया था। उनका ये प्रोटेस्ट काफी सक्सेसफुल हुआ था, जिसके बाद ही वो माथाडी लेबर यूनियन के लीडर बने। आगे चलकर उन्होंने कांग्रेस तथा पॉलिटिक्स में भी कदम रखे। उन्होंने एक चीज नोटिस की कि मराठा समाज कई सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, इसलिए उन्होंने अखिल भारतीय मराठा महासंघ की स्थापना की। उनका ये मानना था कि मराठा कम्युनिटी को इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उस टाइम की रूलिंग पार्टी यानी कांग्रेस में उनकी काफी चलती थी। माथाडी वर्कर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने उनकी काफी हेल्प करी थी, पर जब बारी आई मराठा समाज को रिजर्वेशन देने की, तब सरकार ने हाथ खड़े कर लिए। इसलिए उन्होंने अपने अखिल भारतीय मराठा महासंघ की मीटिंग बुलाई और 22 मार्च 1981 को मुंबई में एक बड़े मोर्चे का ऐलान कर दिया। 22 मार्च को मुंबई में इस प्रोटेस्ट के लिए काफी भीड़ जमी थी। इस बड़ी भीड़ में आगे आकर अन्ना साहेब जी ने एक शपथ ली कि अगर मराठास को कल सुबह तक रिजर्वेशन नहीं मिला तो अन्ना साहेब कल का सूरज नहीं देखेगा। उस टाइम के सीएम बाबा साहेब भोसले जी को उसी दिन एक नोटिस भेजा गया, पर एज यूजुअल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं ली। अगला दिन अखिल भारतीय महासंघ और पाटिल फैमिली के लिए काफी दर्दनाक था। अन्ना साहेब जी ने सुबह 7 बजे अपने सर्विस रिवॉल्वर से अपना बलिदान दे दिया था। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मराठास को रिजर्वेशन मिलने के लिए 3 स्टेप से गुजरना होगा। पहला गवर्नमेंट अप्रूवल, दूसरा हाई कोर्ट अप्रूवल और तीसरा सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल। आगे की कहानी में एक टाइमलाइन की मदद से बताऊंगा। फिर आगे चलकर कई सालों बाद 25 जून 2014 को रूलिंग कांग्रेस पार्टी के हेड पृथ्वीराज चौहान जी ने मराठास को गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल सीट्स में 16% रिजर्वेशन डिक्लेयर कर दिया। पर यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक ही सीमित रह गया। फिर सरकार बदली और बॉम्बे हाई कोर्ट ने 14 नवंबर 2014 को यही डिसीजन नई सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलायंस के हाथ में दे दिया। फिर अगले दिन 15 नवंबर को नई सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। पर 18 दिसंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए डिसीजन खारिज कर दिया। फिर 9 अगस्त 2016 को उस टाइम के औरंगाबाद में सबसे पहला मराठा क्रांति मोर्चा निकाला गया। बाकी औरंगाबाद शहर में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन जारी है। महाराष्ट्र बंद का भी आह्वान किया गया है और फिर आगे चलकर कई सारी जगहों पर मराठा क्रांति मोर्चे निकाले गए। महाराष्ट्र के परभणी में कई सरकारी और गैर सरकारी बसों में तोड़फोड़ की गई, लेकिन कल से ही परभणी, बीड़, ठाणे, औरंगाबाद समेत कई जिलों में मराठा आंदोलन की आग भड़क चुकी है। पर इस पर भी सरकार ने कुछ ज्यादा बड़े एक्शंस नहीं लिए। मैं एक चीज बता दूं, महाराष्ट्र में एक परंपरा कई सालों से चलती आ रही है कि महाराष्ट्र के सीएम ही आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर में लॉर्ड विठ्ठल रुक्मिणी जी की मूर्ति की पूजा करते हैं। पर मराठा की मांग को पूरे न करने की वजह से कई सारी मराठा एसोसिएशन साथ में आई और उन्होंने उस टाइम के सीएम यानी देवेंद्र फडणवीस जी को 17 अगस्त 2018 को पंढरपुर में लॉर्ड विठ्ठल रुक्मिणी जी की पूजा करने के लिए आने ही नहीं दिया। इस सब के बाद देवेंद्र फडणवीस जी ने एक कमीशन बिठाई और 15 नवंबर 2018 को एक रिपोर्ट रेडी कर दिया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सामने पेश करने के लिए। फिर 13 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बिल पास कर दिया और मराठास को ईसीबीसी यानी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास घोषित कर दिया। इस बिल को 3 दिसंबर 2018 को बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने रखा गया, पर कोर्ट ने इस डिसीजन को एक कहते हुए खारिज कर दिया कि किसी भी स्टेट का रिजर्वेशन कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर आगे चलकर 27 जून 2019 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन बदलते हुए कहा कि मराठास को रिजर्वेशन मिल सकती है अगर वो 60% नहीं बल्कि 12 या 30% होगी। हाई कोर्ट का एक फैसला जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। ये केस काफी दिनों तक चला, पर फाइनली 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया और आज ये मामला फिर से उठाई। पर क्या सच में मराठा आरक्षण पॉसिबल है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को जरूर अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है, पर हम किसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में नया एक्ट ला सकते हैं। इसके लिए हमको इस बिल के एक्ट को पार्लियामेंट में ज्यादा से ज्यादा वोट से पास करना होगा और अगर ये बिल पास हो गया तो मराठा रिजर्वेशन जरूर पॉसिबल है। आपको लगता है गवर्नमेंट मराठा रिजर्वेशन के लिए ऐसा कोई नया एक्ट लाएगी
इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे क्यूरियस।